रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को लेके ये हमारा थर्ड लेक्चर है और आज हम पढ़ेंगे गुडविल को कैसे अकाउंट करें जब रिकॉन्स्टिट्यूशन इवेंट ऑकर हुआ है। रिकॉन्स्टिट्यूशन एक इवेंट है और इसलिए वहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा बिटवीन प्रीवियस फर्म एंड न्यू फर्म, क्योंकि जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है उसका जो बेसिक मतलब है वो क्या है, जो पुरानी पार्टनरशिप फर्म है वो एंड हो गई और नई पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट हो गई। तो वहाँ जो ये जो ट्रांजिशन है उन ट्रांजिशन को हम अकाउंटिंग में कैसे लेके आएंगे। पिछले लेक्चर में मैंने ये समझाया कि एक पुराना रिलेशनशिप था पीएसआर का, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का, फिर एक नया रिलेशन बनेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का। इन दोनों के बीच में कुछ पार्टनर्स गेन करेंगे और कुछ पार्टनर सेक्रीफाइस कर जाएंगे अपने शेयर को। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितनी तरीके से वो इंफॉर्मेशन दे सकता है और हम उसे हैंडल कर सकते हैं। फॉर द चैप्टर जिसमें एग्जिस्टिंग पार्टनर चेंज नहीं होते, ना कोई नया पार्टनर एंटर हुआ है ना कोई पार्टनर गया है, तो सिर्फ पीएसआर बदला है आपस में उन्होंने एग्री करके। जो पुराने पार्टनर्स थे उन्होंने आपस में एग्री किया और पीएसआर बदल लिया। तो ऐसी सिचुएशन में किस तरह से वो डेटा देते हैं, ओल्ड पीएसआर, न्यू पीएसआर और गेनिंग सेक्रीफाइसिंग हम कैसे निकालेंगे, ये हम पीछे एक चैप्टर में कर चुके हैं और उस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, खासतौर पे इस टॉपिक की कि गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होता है। उसका हम इस्तेमाल करेंगे लगभग हर टॉपिक में यहाँ से जो मैं पढ़ाने वाला हूँ। अब इस चीज़ को समझो कि ये जितने चैप्टर्स हैं ये पूरी एक चेन है। चेंज इन पीएसआर हुआ है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में, अगला चैप्टर आएगा एडमिशन, उसका अगला चैप्टर आएगा रिटायरमेंट, उसका अगला चैप्टर आएगा डेथ। इन चारों चैप्टर्स में जो हमारा बेसिक गोल है वो यही है कि ये जो रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है इस इवेंट को मैं अकाउंटिंग करूं। तो जो अकाउंटिंग होती है उसके जो कैन से कंपोनेंट्स हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन पे, जो इम्पैक्ट होते हैं इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से, वो भी लगभग सेम रहते हैं। गुडविल को लेके एडजस्टमेंट इन चारों चैप्टर में आने वाला है। ऐसे ही मैं समझा दूंगा एक बार कि जो रिजर्व्स हैं उसको लेके आप कैसे एडजस्टमेंट करोगे और उसको कैसे अकाउंटिंग में लेके आओगे, कैसे उनको रिकॉर्ड करोगे। तो गुडविल को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा इस इवेंट के बाद, रिजर्व्स को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा इस इवेंट के बाद, कोई फिक्टिशियस एसेट है तो उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, रिवैल्यूएशन किया जाना जरूरी है, रिवैल्यूएशन कैसे किया जाएगा और रिवैल्यूएशन का जो रिजल्ट बनेगा नेट प्रॉफिट या लॉस उसे कैसे अकाउंट किया जाएगा। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर पार्टनर से डिसाइड करते हैं कि कैपिटल को एडजस्ट करना है हमें आफ्टर दिस रिकॉन्स्टिट्यूशन, तो वो एडजस्टमेंट कैसे होगा। तो ये जो अकाउंटिंग का पैटर्न है यही हमें चेंज इन पीएसआर में पढ़ना है, यही हमें एडमिशन में पढ़ना है, यही हमें रिटायरमेंट में पढ़ना है, यही हमें डेथ में पढ़ना है। अगर बेसिक्स हम एक बार पकड़ लेते हैं तो आगे के आने वाले चारों चैप्टर एक तरह से केवल यूनिट्स जैसे रहेंगे, जिसके अंदर हमें कुछ थोड़ी थोड़ी एडिशनल बातें उस टोन पे सीखनी पड़ेगी कि अगर नया पार्टनर आया है तो थोड़ा बहुत एक ये हो गया कि भाई वो कैपिटल लेके आएगा, अगर रिटायरमेंट हो गया है तो वो अपनी कैपिटल ले जाएगा, अगर किसी की डेथ हो गई है तो उसके डेथ के बाद उसके लीगल हेयर को हम, जो बिलोंग करती थी जिस पार्टनर को जिसकी डेथ हुई है कैपिटल, वो कैपिटल हम उसके लीगल हेयर को दे देंगे। उसको लेके पार्टनरशिप एक्ट में क्या रूल है और किस तरीके से होता है, तो इस टोन पे टॉपिक आ जाएगा। तो बेसिकली आप इन चार इवेंट्स को रिकॉर्ड करना सीख जाओ, या इन चार कंपोनेंट्स को इस इवेंट के होने पे। कौन से चार कंपोनेंट? गुडविल, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स, आपका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अगर आप ये चार पांच इवेंट्स सीख जाते हो और इनके एडजस्टमेंट ठीक से समझ लेते हो तो हर चैप्टर में जो भी क्रिटिकल पार्ट है वो यही है। बाकी तो टॉपिक हेडिंग ही बता रही है कि कुछ ना कुछ नया होने वाला है, वो नया लिमिटेड है, कोई कैपिटल लाएगा कहीं, कोई कैपिटल ले जाएगा, उसका एक अकाउंट बनेगा, उसका एक हिसाब किताब बनेगा और उतने पैसे हम उसे दे देंगे। सो ये एक थोड़ा सा बेसिक इंट्रो जरूरी था कि हम ये टॉपिक किस इंटेंशन से पढ़ रहे हैं। तो गुडविल मेरा पढ़ाने का यहाँ इंटेंशन ये है कि यहाँ से ये जो तीनों चारों टॉपिक है जिनमें हर टॉपिक में रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन में गुडविल का क्या होता है, और इसको मैंने बेसिक से ही शुरू किया है कि बेसिकली
गुडविल क्या होती है, हालांकि मैं इसमें गुडविल वैल्यूएशन कवर नहीं करूंगा, गुडविल वैल्यूएशन के लिए ऑलरेडी मैंने लेक्चर अपलोड कर रखा है कि गुडविल वैल्यू कैसे होती है, राइट। तो वो गुडविल वैल्यू वाला चैप्टर आप देख लेना, तो उसमें गुडविल वैल्यूएशन आपको समझ में आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट क्या होते हैं, सुपर प्रॉफिट क्या होते हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होती है, और गुडविल कैसे वैल्यू होती है, राइट। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ मैं गुडविल से शुरू कर रहा हूँ कि गुडविल बेसिकली इतना समझने के काफ़ी है कि ये एक इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट होने का सिंपल सा मीनिंग है, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, फिर भी इसकी वैल्यू हमें महसूस होती है। तो इस फिजिकली ये प्रेजेंट नहीं होती है, कोई बिल्डिंग की तरह नहीं है कि हमें फिजिकली ये इसका एग्जिस्टेंस दिख रहा है। इवन विदाउट द प्रेजेंस, या इवन विदाउट द फिजिकल प्रेजेंस, इट अफेक्ट्स आवर बिजनेस। ये असेट हमें अफेक्ट करती है। अब असेट ही क्यों बोल रहे हैं हम इसे, असेट इसलिए क्योंकि इससे हमें बेनिफिट होते हैं, लाइबिलिटी नहीं बोल रहे, ऑब्लिगेशन टू पे नहीं आती गुडविल की वजह से, बेनिफिट होते हैं। हमें जो प्रॉफिट नॉर्मली मिलना था, अगर हमारा नाम नहीं होता, हमारी रेपुटेशन नहीं होती, मार्केट में कस्टमर हमें वैल्यू नहीं देते, तो जो नॉर्मल प्रॉफिट होने थे, वही जैसे बाकी लोगों को मिल रहा है, अगर किसी की रेपुटेशन नहीं है, उसने भी सेम लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी हमारे जैसी लगा रखी है, पर उसे जितने प्रॉफिट हो रहे हैं हमें उससे ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। उसका कैपिटल एम्प्लॉयड 20 लाख, मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड 20 लाख, सेम लेवल ऑफ मशीनरी, सब कुछ ठीक है, सेम है, एक जैसा है, पर मैं ज्यादा प्रॉफिट कमाता हूं। रीजन क्या है? तो नॉर्मल प्रॉफिट से जितना एडिशनल आप प्रॉफिट कमाते हो, उसका जो रीजन है वो ये असेट है, गुडविल है, जिसकी वजह से आप वो एडिशनल प्रॉफिट कमाते हो। तो गुडविल का यू कैन से, अगर आपको उसे पहचानना है तो प्रॉफिट से ही पहचान सकते हो, जिसकी वजह से एडिशनल प्रॉफिट होते हैं, ठीक है। तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। गुडविल शुड बी रिकॉग्नाइज इन द बुक्स। अब ये है ना, जरा इसको पढ़ना, ये AS 26 लिखा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ICAI अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है, और इंडिया में यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए, अकाउंट्स की इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए कंपनी के ऊपर ये मैंडेटरी होता है, या जो भी बिजनेस अकाउंटिंग कर रहे हैं उनके ऊपर ये मैंडेटरी होता है कि आपको स्टैंडर्ड्स का फॉलो करना पड़ेगा। कंपनीज के ऊपर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगते हैं, और ये जो हमारे छोटे मोटे बिजनेसेस होते हैं उनके ऊपर हम जनरली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगाते हैं। आगे जब पढ़ोगे तब इसका बाइफर्केशन समझ जाओगे, और इनको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि बेसिक अकाउंट, हम जो अभी पढ़ रहे हैं ना 11th 12th में, ये सिर्फ बेसिक अकाउंटिंग रूल्स। एडवांस रूल्स जो हैं अकाउंटिंग के, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में मिलते हैं, पर हमें यहाँ पे उनका इंट्रोडक्शन मिलने लगता है कुछ कुछ टॉपिक्स में। तो इंटेंजिबल असेट पे एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना हुआ है, जिसे जो बिजनेस है जिसको अकाउंटिंग करनी है, उसके ऊपर ये मैंडेटरी है कि उसे ये फॉलो करना है। जैसे हम ट्रैफिक में घूमते हैं तो ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहे हैं ना, तो अकाउंटिंग कर रहे हो तो अकाउंटिंग रूल्स फॉलो करने हैं, और ये रूल्स के बारे में आप धीरे धीरे पढ़ोगे। अभी पहले अकाउंट समझो, फिर अकाउंटिंग रूल्स समझने सीखोगे। तो ये एक इंट्रोडक्शन है, ये समझ लो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है। ये उसका नंबर है 26। इंटेंजिबल असेट को लेके ये रूल बनाया गया है, ये सिर्फ गुडविल के लिए नहीं है, ठीक है। इंटेंजिबल असेट के लिए है ये पूरा AS 26। उसमें स्पेसिफिक बात हम अभी गुडविल की कर रहे हैं, इंटेंजिबल असेट्स तो और भी है ना। तो एक सेगमेंट इस AS 26 में गुडविल को दिया गया, और गुडविल को लेके ये बात की गई कि भाई बुक्स में गुडविल तभी रिकॉग्नाइज करो जब आपने उस गुडविल के लिए कंसिडरेशन पे किया है, मतलब जब गुडविल खरीदो ना, तभी इसे रिकॉग्नाइज करो। सर गुडविल कैसे खरीदते हैं? जैसे आपने कोई एक बिजनेस परचेज किया, मिठाई का बिजनेस है, उस मिठाई की दुकान की ऑलरेडी मार्केट में अच्छी रेपुटेशन है, इसलिए जो नॉर्मल दुकानें हैं मिठाई की, उससे ज़्यादा कस्टमर्स उस दुकान के पास जाते हैं जिसे हम खरीदना चाहते हैं। जब आपने मिठाई वाले से बात की तो उसने कहा देखो मेरी ये लैंड एंड बिल्डिंग है, ये प्लांट एंड मशीनरी है, ये इतना है, ये इतना है। हम दोनों ने उसके वैल्यूएशंस करवाए और पता किया कि पूरी दुकान जो है 50 लाख की है। अब मैंने उसे पैसे दिए, और जैसे ही पैसे दिए वो बोला ठीक है, अब मैं मेरा बोर्ड उतार के ले जा रहा हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं भाई, तेरा बोर्ड मत उतार, इस नाम की वजह से ही तो मेरे पास एडिशनल कस्टमर आएंगे, इसलिए तो मैंने तेरी दुकान खरीदी है।
मैं ये चीज़ मैंने एक्सपेक्ट किया कि तू ये मुझे देगा। उसने कहा इसकी वैल्यूएशन तो की नहीं हमने। मैंने कहा सर ये बोर्ड की वैल्यूएशन करना चाह रहे हो? बोल रहे बोर्ड की वैल्यूएशन नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं मेरी रेपुटेशन की वैल्यूएशन करना चाह रहा हूँ कि ये जो नाम है, इस नाम की मार्केटिंग या ब्रांडिंग जिसको हम कहते हैं, वो पब्लिक में है और उसकी वजह से पब्लिक आपके पास आएगी। इसकी वैल्यू करवाओ। तो ये है तुम्हारी गुडविल वैल्यूएशन। अब ये इसके पैसे वो अलग से लेगा और जो भी वैल्यू बनेगी वो कैसे होती है, वैल्यू कैसे कैसे कैलकुलेट होती है, उसके बहुत तरीके हैं। बट जितने हमारे सिलेबस में है वो मैं ऑलरेडी लेक्चर में डाल चुका हूँ। एवरेज प्रॉफिट बेसिस, सुपर प्रॉफिट बेसिस, कैपिटलाइजेशन बेसिस वगैरह वगैरह। तो ये जब मैंने उसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी मतलब नेट एसेट के पैसे दिए, अलग से गुडविल के पैसे दिए, तब मैं ये कहूंगा कि मैंने गुडविल खरीदी है। और अगर मैंने ऐसे गुडविल खरीदी है तभी मैं उसे बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा। मतलब गुडविल अकाउंट डेबिट तभी लिखा जाएगा बुक्स में, ऐसा रूल है। गुडविल अकाउंट डेबिट आप बुक्स में तभी लिखोगे जब आप गुडविल परचेज करते हो। पर परचेज करने के अलावा गुडविल कैसे बनती है, कैसे आएगी बिजनेस में? अभी तो हमने किसी और का नाम खरीदा, उसने मेहनत की थी, उसने मार्केट में अपनी वैल्यू क्रिएट की थी। दूसरा तरीका होता है कि मैंने नया नया बिजनेस शुरू किया और धीरे 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 करके मैं क्वालिटी प्रोडक्ट देता रहा सोसाइटी को, जिस वजह से सोसाइटी ने मुझे, मेरी रेपुटेशन अपने मन में क्रिएट करना शुरू कर दी और मुझे वैल्यू देना शुरू कर दिया। वही वाली बात कि नॉर्मल बिजनेस में जो प्रॉफिट हो रहे हैं उससे ज्यादा प्रॉफिट मुझे देने शुरू कर दिया। दिस इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। यहां मैंने किसी से गुडविल, वो रेपुटेशन खरीदी नहीं, बना बनाया नाम नहीं लिया किसी का, अपना नाम बनाया है। जो अपना नाम बनाया है वो है सेल्फ जनरेशन गुडविल या सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और अगर मैंने किसी और का बना बनाया नाम पैसे देके खरीदा है तो वो हो गई परचेज्ड गुडविल। तो गुडविल बिजनेस में आने के दो तरीके होते हैं, या तो खुद बनाओ या तो खरीद लो। रूल ये है, खरीदोगे तो बुक में रिकॉग्नाइज करो, अगर खुद बनाया हुआ है तो उसे बुक में रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। अच्छा सर, इसका, इस रूल का कोई सिर पैर है, कोई लॉजिक है कि हमारा बनाया हुआ हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते और खरीदा हुआ हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताता हूं तो मैं, बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग का फैक्ट है। रूल कहीं हवा में से नहीं आते, वो लॉजिकली साउंड होते हैं। हमने पढ़ा था कि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, ये सब जो हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जब आपने पहली बार पढ़ा होगा इसे 11th क्लास में, तब पहली बात ये पढ़ी थी कि देखो हम केवल उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है और जो फाइनेंशियल इंपैक्ट डालते हैं। बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस जो फाइनेंशियल इंपैक्ट डालते हैं। फाइनेंशियल इंपैक्ट का मतलब होता है कि हम फाइनेंशियल वैल्यू या तो दे रहे हैं या मिल रही है हमें। जो फाइनेंशियल वैल्यू जा रही है या आ रही है उसको लेके हम रिकॉर्ड करते हैं, उसको लेके हमने दो नेचर बना दिए थे, डेबिट क्रेडिट। फाइनेंशियल वैल्यू देना और फाइनेंशियल वैल्यू रिसीव करना, इसे ही रिकॉर्ड किया जाता है। अब मुझे बताओ, गुडविल परचेज की तुमने तो उसके लिए फाइनेंशियल वैल्यू दी है, उसे पैसे दिए होंगे वगैरह, इसलिए वो रिकॉर्ड होना चाहिए। सेल्फ जनरेटेड गुडविल में तुमने किसको पैसे दिए? क्या गुडविल रेपुटेशन के लिए किसी को पैसे दिए? नहीं। आपने अपना रेगुलर काम किया और धीरे धीरे करके वो जनरेट हो गई। क्योंकि यहां फाइनेंशियल इवेंट ही ओकर नहीं हुआ कभी, इसके लिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं कभी सेल्फ जनरेटेड के लिए, इस वजह से ये बुक्स में नहीं आती। इसी वजह से इसको नियम बना दिया। अब रोज रोज इनको इतना डिटेल में समझाना तो होता नहीं हर चीज, ना लोग याद रखते हैं, नियम वो याद रखते हैं। तो नियम बना दिया, AS 26 में लिख दिया। AS 26 की हेडिंग है इंटेंजिबल एसेट। उस इंटेंजिबल एसेट में और भी एसेट्स हैं, हम गुडविल को लेके स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं और गुडविल को लेके ये नियम है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में गुडविल तभी रिकॉग्नाइज होगी जब गुडविल परचेज की जाएगी, उसके लिए जब कंसिडरेशन पे किया जाएगा। कैश में करो या अदरवाइज करो, कंसिडरेशन पे किया है, फाइनेंशियल वैल्यू दी है तुमने, तो गुडविल रिकॉग्नाइज करो। और अगर फाइनेंशियल वैल्यू नहीं दी है तुमने तो तुम गुडविल बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। जिन लोगों ने, मैं जस्ट एक कनेक्टिंग डॉट बना रहा हूं, जिन लोगों ने कंपनी अकाउंटिंग पढ़ ली है, कंपनी अकाउंट्स वाला पार्ट पढ़ लिया है, उन्होंने
शेयर्स को दिया है इन काइंड किसी बिजनेस को परचेज करने में, और रिजल्ट में गुडविल या कैपिटल रिजर्व मिलता था। डिपेंडिंग आपने जो नेट एसेट एक्वायर की है उससे ज्यादा कंसिडरेशन पे कर दिया है तो गुडविल मिलेगी, क्योंकि नेट एसेट से ज्यादा क्यों पैसे दे रहे हो आप किसी बिजनेस को परचेज करने में। उसकी नेट एसेट 50 लाख है, आप उसको 70 लाख क्यों दे रहे हो, 50 लाख दे रहे हो उसकी नेट एसेट के लिए, 20 लाख रुपए आप दे रहे हो गुडविल के लिए। ऐसा आपने जर्नल एंट्री की है। कंसिडरेशन अदर देन कैश, शेयर्स पे करते हैं हम, पैसे नहीं देते हैं, हम कहते हैं हमारी कंपनी के शेयर ले जाओ। डिवेंचर्स में भी यही टॉपिक पड़ा। हाँ गुडविल आई थी और हमने गुडविल अकाउंट डेबिट किया था, क्योंकि वो गुडविल परचेज गुडविल थी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब मैं इसको पार्टनरशिप पे ला रहा हूं। पार्टनरशिप में रिकॉन्स्टिट्यूशन के जो एग्जांपल्स हैं वो फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है पुरानी फर्म एंड नई फर्म स्टार्ट। रिकॉन्स्टिट्यूशन के एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने अपना पीएसआर बदल लिया, उन्होंने वो रिलेशनशिप बदल लिया जिसमें वो प्रॉफिट शेयर करते थे पहले, और अब जिस रेशियो में वो प्रॉफिट शेयर करेंगे। अब अगर ये रिलेशनशिप उन्होंने चेंज कर लिया है, अगर वो रिलेशनशिप उन्होंने बदल लिया है, तो उन्हें इस चीज को, क्योंकि वो एक शेयर का लेन देन हो रहा है ना, तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो अकाउंटिंग तो होगी। केवल इसी पार्ट को समझ के मैं यहाँ पे समझाता हूँ, फिर मैं हर टॉपिक के लिए समझा दूंगा इस बात को, एडमिशन के लिए, रिटायरमेंट के लिए, डेथ के लिए। पहले चेंजिंग पीएसआर पे समझ लो। 3 पार्टनर थे पहले सपोज फर्म में, उनका पीएसआर था 1:1:1। अब उन तीनों ने पीएसआर बदल लिया और उन्हीं 3 पार्टनर से अपना रेशो कर लिया 5:3:2, 5:3:2 रेशो। रेशो बदल गया है। क्या उनके इस एक्टिविटी से, कि उन्होंने इंटरनली अपने रेशो बदल लिए हैं, मार्केट में उनके जो कस्टमर्स हैं, उनके बिजनेस के जो कस्टमर्स हैं, उनकी नजर में तुम्हारी फर्म की रेपुटेशन कुछ बढ़ेगी घटेगी, ऐसा कुछ होगा क्या? भाई जो गुडविल है वो तो उतनी ही रहेगी। हाँ गुडविल वैल्यू कराओ उस दिन कितनी है, पर वो गुडविल जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन करा रहे हो, जो गुडविल उस दिन आपको मिली, सपोज वही हमारी मिठाई की दुकान है और हम चेंज इन पीएसआर कर रहे हैं, और हमने ये सोचा कि आज हम देखें जरा हमारे बिजनेस की गुडविल कितनी है, तो पहले उसको वैल्यू करा लो। वो वैल्यू आई सपोज 2 लाख रुपए तुम्हारे बिजनेस की गुडविल। अब वो 2 लाख रुपए में की वर्थ में क्या चेंज आ जाएगा अगर तुम इंटरनली कुछ चेंज कर लेते हो, तो रिकॉन्स्टिट्यूट कर लेते हो, तो कोई चेंज नहीं आएगा। तुम्हारे बिजनेस का नाम सेम है, तुम्हारा प्रोडक्ट सेम है, कस्टमर को कोई लेना देना नहीं तुमने इंटरनली कुछ किया है। और तुम तो ये कोई एडवर्टाइज थोड़ी होता है कि हमने इंटरनली ये चेंज कर लिया। कस्टमर को कोई मतलब नहीं इस बात से। मतलब तुम्हारे फर्म की रेपुटेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारी प्रॉफिट जनरेशन एबिलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह कंक्लूजन, आपके प्रॉफिट्स वही होंगे, राइट? तो जब तक हमारी प्रॉफिट जनरेशन एबिलिटी में कोई चेंज नहीं आया रिकॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, तब तक कोई नई गुडविल तो आने से रही। और अगर कोई नई गुडविल हमने परचेज ही नहीं की, ना ही यहां कुछ जनरेट हुआ है, गुडविल की वैल्यू में कोई चेंज भी नहीं आया, तो सर क्या हमें अकाउंटिंग करनी चाहिए? वो तो करनी चाहिए, पर गुडविल खरीदने की अकाउंटिंग, गुडविल बेचने की अकाउंटिंग नहीं होगी, केवल गुडविल एडजस्टमेंट की अकाउंटिंग होगी। इस चीज को समझो, क्योंकि ना तो गुडविल बढ़ी है ना गुडविल घटी है, तो ना गुडविल परचेज की अकाउंटिंग होनी है ना गुडविल सेल की अकाउंटिंग होनी है। पर गुडविल एडजस्ट जरूर होगी। एडजस्ट क्यों होगी? क्योंकि मैंने अभी बताया गुडविल वैल्यू ही किस ग्राउंड पे होती है, प्रॉफिट के ग्राउंड पे, और आज से तुम्हारे प्रॉफिट के रिलेशन बदल रहे हैं। क्योंकि तुम्हारे आज से प्रॉफिट के रिलेशन बदल रहे हैं, इसलिए कोई शेयर गेन कर रहा है कि उसे कल से ज्यादा प्रॉफिट मिलेंगे, कोई शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है उसे कल से कम प्रॉफिट्स मिलेंगे। जो पहले 1 लाख रुपए, 3 पार्टनर का एग्जांपल ले रहा हूं, तो चलो 1.5 लाख रुपए मिलते थे तुम्हें प्रॉफिट, तो 50,000 घर ले जाते थे तीनों पार्टनर। अब पीएसआर बदल लिया उन्होंने, 5:3:2 का रेशो कर लिया है, तो वो जो पहला वाला पार्टनर है ना 5/10 वाला, उसे 1.5 लाख में से 75,000 मिलेंगे, पहले 50 मिलते थे, अब उसे 75,000 मिलेंगे। किसी ने तो सेक्रीफाइस किया है ना पीछे दोनों। और ये कैसे निकालते हैं गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये मैं सिखा चुका हूं। तो ये जो हिस्सेदारी का खरीदना बेचना हुआ, किसी ने और हिस्सेदारी खरीद ली बिजनेस में, किसी ने अपनी हिस्सेदारी बेच दी, इससे उनके प्रॉफिट्स इंपैक्ट हो रहे हैं, और अगर प्रॉफिट्स इंपैक्ट हो रहे हैं तो जो गुडविल पे राइट था उनका वो भी बदल जाएगा।
तो जो आज की रेट है उस दिन गुडविल है 2 लाख रुपए की, तो अब पार्टनर्स बोलेंगे भैया ये 2 लाख पे तो ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशो में राइट होना चाहिए, 2 लाख डिवाइडेड बाय 3, तीनों पार्टनर्स का होना चाहिए। और कल से हम जो नया काम करेंगे और प्रॉफिट्स आएंगे, इसके बाद जो गुडविल में चेंजेस आएंगे उस पर अपन नए रेशो में रखेंगे। तो आज का हिसाब बराबर करो, क्योंकि हम फॉर्म को एंड कर रहे हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ही एंड होता है, तो पुराने रिलेशन के हिसाब से इसको एंड कर दूं। तो एंड करने में क्या किया जाए? सीधी बात है, जो सेक्रीफाइस कर रहा है, अपना हिस्सा छोड़ रहा है गुडविल का दूसरों के लिए, उसे कंसिडरेशन मिलना चाहिए। और जो हिस्सा एक्वायर कर रहा है दूसरों से, उसे पे करना चाहिए। अब फर्म और पार्टनर के बीच में एक अकाउंट होता है जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में होता है, और जो भी लेन देन होता है फर्म और पार्टनर के बीच में, उस अकाउंट का हम इस्तेमाल करते हैं, जब तक क्वेश्चन ये ना बोले कि पार्टनर ने अपने ट्रांजेक्शन के लिए कैश को लिया है या दिया है फर्म के साथ। तो जब तक कैश की इंफॉर्मेशन ना हो, पार्टनर का जो भी लेन देन है फर्म के साथ, वो केवल एक ही अकाउंट से हैंडल होता है, वो होते हैं उनके पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जिन पार्टनर्स को पैसे मिलने चाहिए और जिन पार्टनर्स को पैसे देने हैं, अब तुम मुझे बताओ, वो फर्म को देंगे, फर्म पार्टनर्स को देगी। सपोज मैं पहला पार्टनर हूं, मैंने सेक्रीफाइस किया है, मुझे पैसे मिलने चाहिए, और तुम दूसरे पार्टनर हो, तुमने गेन किया है, तुम्हें पैसे देने हैं, तो तुम फर्म को दोगे, फर्म मुझे देगी। सीधी सी बात है। जब तुम फर्म को पैसे देने के लिए बाउंड हुए, तो तुम्हारा कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और मुझे पैसे मिलने चाहिए, इसलिए मेरे कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाएंगे। एक सिंगल एडजस्टिंग एंट्री हो रही है, तुम्हारा कैपिटल अकाउंट डेबिट, मेरा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तुम्हारी कैपिटल कम हो गई फर्म में, क्योंकि तुमसे एक वैल्यू ले ली गई और मुझे ट्रांसफर कर दी गई, इसलिए मेरी कैपिटल बढ़ गई है फर्म में। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मैंने इसको कंसेप्चुअली तुम्हारे साथ शेयर कर लिया, अभी मैं इसको जरा डिटेल में दिखाता हूँ। ये जो एक सिंगल एंट्री है ना, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये थ्रू आउट चारों चैप्टर्स में यही एंट्री और यही इंपैक्ट रहने वाला है। आइडेंटिफाई करो सबसे पहले गुडविल क्या है फर्म की, जो गुडविल की वैल्यू है उसका कितने शेयर का खरीदना बेचना चल रहा है। मतलब एक तरह से जब पीएसआर चेंज होंगे, तो पीएसआर तो अभी एग्रीमेंट से चेंज हो गए, एडमिशन में मैंडेटरीली चेंज हो जाएंगे। कोई आएगा तो पीएसआर तो बदलने ही है, कोई जाएगा रिटायरमेंट में तो पीएसआर बदलने हैं, डेथ के केस में भी कोई जा रहा है, पीएसआर बदलना ही है। पीएसआर बदलना है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन तो है ही, और गुडविल को वैल्यू करो जो उस डेट तक, जिस दिन तक पुराने पीएसआर चल रहे हैं, उस डेट का हिसाब उस डेट पे खत्म करना है, तो लेन देन वहीं हो जाएगा, और लेन देन करने के लिए कैपिटल अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे हम पार्टनर्स के बीच। ये है स्टोरी का सार, और एक एंट्री पास होगी, इतनी सारी कहानी की अंडरस्टैंडिंग केवल एक एंट्री के लिए। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यह है गुडविल एडजस्टमेंट की एंट्री। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। एडजस्टिंग एंट्री बोलते हैं इसको, राइट। ये गुडविल एडजस्टमेंट पे अभी सिखा रहा हूँ, आगे और टॉपिक्स पे यही एंट्री काम आने वाली है, और ये कंसेप्ट भी काम आने वाले हैं। तो लेट्स गो। देखो नोट्स में मैंने कुछ चीज़ें तुम्हारे लिए कवर की है, जिसको तुम बार बार रेफर कर पाओगे, चाहो तो इसे रिकॉर्ड भी कर, मतलब स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो अपने पास। इंटेंजिबल असेट गुडविल शुड बी रिकॉग्नाइज इन द बुक्स ओनली व्हेन कंसिडरेशन हैज बीन पेड। एस 26 याद रखना कि बुक्स में हम केवल तभी रिकॉग्नाइज करते हैं, और मैंने एग्जांपल बता दिया है, तुमने एक जगह रिकॉग्नाइज कर रखा है कंपनीज वाले पार्ट में, तुमने रिकॉग्नाइज की थी जब उसका कंसिडरेशन पे की है। कंसिडरेशन कैश में पे करो या काइंड में, उससे फर्क नहीं पड़ता, कंसिडरेशन तुमने पे किया था, परचेज कंसिडरेशन पीसी बोलते हो वहां पे उसको। और टॉपिक होता है इशू ऑफ शेयर्स इन काइंड या इशू ऑफ डिवेंचर्स इन काइंड अदर देन कैश, राइट। आगे चलो। सिंस रिकॉन्स्टिट्यूशन, अब ये मैं वही लॉजिक समझा रहा हूं जो मैं तुम्हें डिस्कस कर चुका हूं। सिंस ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन चेंज इन पीएसआर ऑकर्ड। मेरी बात समझ में आ रही है? चेंज इन पीएसआर, चेंज इन पीएसआर का मतलब क्या होता है? आपका जो पुराना रिलेशनशिप था प्रॉफिट शेयर करने का, वो बदल गया। चाहे एडमिशन की बात करो, रिटायरमेंट की बात करो, डेथ की बात करो। और चेंज इन पीएसआर का एक जो टॉपिक है बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, वो तो है ही।
तो जब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, यहां के बाद वो ब्रैकेट लगा दिया मैंने, फिर सीधे यहां पढ़ू, जब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है देयर इज नो ट्रांजेक्शन ऑफ परचेजिंग गुडविल। पहले तो ये समझ लो, अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है तो इसमें कोई परचेज ऑफ गुडविल तो हुआ नहीं। अगर परचेज ऑफ गुडविल हुआ नहीं तो AS 26 कह रहा है कि आप इसे बुक्स में नहीं ला सकते। गुडविल की जो वैल्यू है वो तो सेम ही रहेगी। किसके लिए? आउटसाइडर के लिए। मतलब आप वैल्यू करा लो उसी दिन जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हो, तो जो नई फर्म एग्जिस्टेंस में भी आ जाएगी तो उसके लिए गुडविल की वैल्यू नहीं बदलने वाली। जो फर्म पुरानी फर्म की गुडविल की वैल्यू थी वही कंटिन्यू करेगी नई फर्म के लिए गुडविल की वैल्यू, राइट? ये आपका केवल इंटरनल एडजस्टमेंट है। सो आगे चलते हैं। दो बातें हमने सीख ली, परचेज ऑफ गुडविल कुछ हुआ नहीं, रिकॉन्स्टिट्यूशन में कोई परचेज नहीं हो रहा। और दूसरी बात, गुडविल की वैल्यू जो है ऑन द डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो पुराने पार्टनर्स को बिलोंग करती है वही नए पार्टनर्स को बिलोंग करेगी। वो वैल्यू सेम की सेम रहेगी फर्म के लिए। पुरानी फर्म के लिए जो वैल्यू थी वही कंटिन्यू करेगी नई फर्म के लिए। एज वी नो गुडविल बिलोंग्स टू एडिशनल प्रॉफिट। अब इस लॉजिक को मैं जोड़ रहा हूं कि आखिर PSR से गुडविल एडजस्टमेंट का क्या कनेक्शन है। गुडविल का मतलब ही है कि जो आप एडिशनल प्रॉफिट कमा रहे हो नॉर्मल प्रॉफिट से, ये बात मैंने लिखी है, एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट से का जो गैप है नॉर्मल प्रॉफिट के साथ, वो ही रीजन है तुम्हारी गुडविल का। उसी से तुम आइडेंटिफाई करते हो कितनी गुडविल है तुम्हारे पास। तो वैल्यूएशन का यही बेसिस होता है, वैल्यूएशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ रखा है। ऑन ऑन द डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, उस डेट का या उस इवेंट के बारे में सोचो। गुडविल बिलोंग्स टू ओल्ड पार्टनर। ऑब्वियसली रिकॉन्स्टिट्यूशन वाले दिन वो जो गुडविल की वैल्यू है फर्म की वो किसको बिलोंग करती है? ओल्ड पार्टनर्स को। सिंस द प्रॉफिट वॉज शेयर्ड इन द ओल्ड PSR, ओल्ड पार्टनर्स तो ओल्ड PSR में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स मतलब वही जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, राइट ऑन गुडविल वॉज ऑल्सो इन ओल्ड PSR या शुड ऑल्सो इन ओल्ड PSR। तो उनका जो राइट है गुडविल पे वो भी कैसा होना चाहिए? ओल्ड PSR में होना चाहिए। आई होप मेरी बात समझ, क्योंकि उनके प्रॉफिट शेयरिंग ओल्ड PSR में है तो उनके गुडविल पे जो राइट है, तो मैंने कहा उनका ओल्ड PSR 1:1:1 है, 3 पार्टनर है, और उनकी वैल्यू ऑफ फर्म उस दिन, सॉरी वैल्यू ऑफ गुडविल उस दिन 3 लाख रुपए है। फर्म की वैल्यू की फर्म की गुडविल की वैल्यू कितनी है? 3 लाख रुपए। और उनका रेशियो कितना है? 1:1:1। तो तीनों का राइट कितना है? 1 लाख 1 लाख 1 लाख। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। एज ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन देयर विल बी चेंज इन PSR। अब क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं हम, अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो PSR क्या होंगे? बदल जाएंगे। अगर PSR बदल जाएंगे तो जो राइट है गुडविल के ऊपर वो भी तो बदलेगा। अगर राइट बदलेगा गुडविल पे तो इसका मतलब ये है, आप दो चीजें चेक करो, शेयर ऑफ गुडविल बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन, जैसे मैंने कहा था 1:1:1। ओल्ड PSR है तो शेयर ऑफ गुडविल भी कैसा था? 1:1:1। कि प्रॉफिट से ही गुडविल का वैल्यूएशन होता है। शेयर ऑफ गुडविल आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन, बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन जो शेयर था गुडविल पे, और आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन जो शेयर है गुडविल पे। सीधी सी बात भाषा में बोलूं तो ओल्ड PSR में था बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन, न्यू PSR में है आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन। इन दोनों के बीच में जो गेन या सेक्रीफाइस हुआ है पार्टनर्स का, किसी पार्टनर ने लूज किया होगा, किसी पार्टनर ने गेन किया होगा। सम पार्टनर विल गेन एंड सम पार्टनर विल लूज देयर शेयर ऑफ गुडविल। ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो पता चल जाएगा ओल्ड पार्टनर्स किस रेशो में इस शेयर को एंजॉय कर रहे थे गुडविल के, और जो रिकॉन्स्टिट्यूट हो गई फर्म तो जो पार्टनर्स हैं अब वो नए रेशो में कैसे इस शेयर को एंजॉय कर रहे हैं। किसी ने लूज किया होगा, किसी ने गेन किया होगा। चेंज इन PSR हुआ है तो ये पक्का हुआ होगा, नहीं तो फिर चेंज कैसा, राइट? अल्टीमेटली करना क्या है? पता चल गया सर किसने गेन किया किसने लूज किया, बस यही कहानी एंड होती है कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर मस्ट बी कंपनसेटेड। जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है मस्ट बी कंपनसेटेड, उसे पैसे मिलने चाहिए फॉर देयर लॉस, क्योंकि उसने लूज किया है। और जो गेनिंग पार्टनर है उसने शेयर गेन किया है, कुछ खरीदा है ना, हिस्सेदारी खरीदी है, तो गेनिंग पार्टनर मस्ट पे कंसिडरेशन। देखो यहां लिखा है मस्ट पे कंसिडरेशन, तो गेनिंग पार्टनर को कंसिडरेशन देना पड़ेगा फॉर गेनिंग शेयर ऑफ
गुडविल। अब तुम जानते हो कि इनके तो एक ही अकाउंट है जो अपन हैंडल करते हैं, उनका नाम है कैपिटल अकाउंट। जिसको जिस पार्टनर को आप पैसे देना चाहते हो उसके कैपिटल अकाउंट से पैसे दे दो और उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ा दो। कैपिटल अकाउंट का नेचर क्रेडिट होता है तो उसको और क्रेडिट कर दो। जिस पार्टनर से पैसे लेने हैं उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो, उससे पैसे ले लो। राइट। तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री पास हो जाएगी। फाइनल कंक्लूजन, देर इज नो increase or decrease in the value of goodwill due to reconstitution. रिकॉन्स्टिट्यूशन की वजह से कोई गुडविल इंक्रीज नहीं हुई, कोई गुडविल डिक्रीज नहीं हुई। देयर इज नो परचेज और सेल ऑफ गुडविल, ना कोई गुडविल परचेज हुई है ना गुडविल सेल हुई है। परचेज सेल हो जाती तो गुडविल रिकॉग्नाइज हो जाती, गुडविल इंक्रीज डिक्रीज हो जाती तो भी कुछ करना पड़ता। और ना तो गुडविल की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, 3 लाख पहले थी 3 लाख अभी है, ना हमने कोई नई गुडविल खरीदी है, ना हम अपनी गुडविल बेच रहे हैं। जब सिर्फ रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है तो ये दोनों में से एक भी इवेंट नहीं आ रहा। अगर इन दोनों में से कोई एक इवेंट भी आएगा ना, जब भी आएगा, डेफिनेटली हमें गुडविल को के साथ उसे इंक्रीज करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, उसे डिक्रीज करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। अगर खरीदी है तो बुक्स में लाना पड़ेगा, ये सब हम तब करेंगे। राइट। पर रिकॉन्स्टिट्यूशन में तो ये दोनों चीजें नहीं हो रही। ये समझाना था मेरा मेन पर्पस, ये दोनों काम तो हुए ही नहीं। बस उनका जो शेयर था ना आपस में वो बदल गया, तो किसी ने शेयर लूज कर दिया, किसी ने शेयर गेन कर लिया गुडविल। तो एक सिंपल सी एंट्री पास कर दो कि जिसने गेन किया है उसके कैपिटल अकाउंट को कम कर दो और जिसने लूज किया उसके कैपिटल अकाउंट को बढ़ा दो। क्योंकि कैपिटल अकाउंट बढ़ाने का मतलब है कि हमने ये प्रॉमिस कर लिया कि अब इस पार्टनर को हम ज्यादा पैसा देंगे, ऑब्वियसली, क्योंकि लाइबिलिटी होती है ना। कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं? फर्म के लिए लाइबिलिटी। हमने अपनी लाइबिलिटी उस पार्टनर के लिए बढ़ा ली जिसने लूज किया है। एज सिंपल एज दैट। उसको आज ही पैसे दे दो। अब जो नई फर्म होगी और उसमें गुडविल जो रहेगी वो न्यू शेयर में वो लोग एंजॉय करेंगे फ्यूचर में। तो आज तक का हिसाब कर लिया हमने बराबर ओल्ड पीएसआर में। ठीक है, आगे देखो। देर इज एडजस्टमेंट इन शेयर ऑफ गुडविल बिटवीन, तो फाइनली बस होता ये वाला पार्ट। ना तो गुडविल की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हुई, ना गुडविल खरीदी गई बेची गई। सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है सिर्फ और सिर्फ ये हुआ है कि शेयर ऑफ गुडविल एडजस्ट हुए। शेयर ऑफ गुडविल एडजस्ट हुए, किसी ने गेन किया है, किसी ने सेक्रीफाइस किया है। तो जो गेनिंग पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट बढ़ा दो और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट कम कर दो। आई होप यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये लेक्चर अप्रॉक्स 30 मिनट्स का हो गया। गुडविल से रिलेटेड मुझे अभी कुछ और बातें करनी है और वो भी लगभग 30 मिनट्स लेंगे। लेकिन ये चीज़ समझ लो कि अगर तुम ये सिस्टम से समझ गए ना तो तुम कभी कंफ्यूज होगे कि कंपनी में गुडविल का क्या हुआ, यहाँ क्या हो रहा है, ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। गुडविल खरीदने का मतलब क्या होता है, गुडविल बेचने का क्या मतलब होता है और केवल एडजस्टमेंट का क्या मतलब होता है, ये भी समझ में आ जाएगा। और जो मैं अगले टॉपिक में सिखाने वाला हूँ उसके बाद ये चारों चैप्टर पे गुडविल का क्या होगा और कंपनीज में वो गुडविल का अलग इफेक्ट क्यों होता है या अलग तरीके से हमने क्यों अकाउंटिंग की थी, वहाँ क्या हमारी थिंकिंग थी, ये सब क्लियर रहेगा। तो एक और लेक्चर मैं बनाऊंगा अप्रॉक्स 30 मिनट्स के लिए, जिसमें मैं बचा हुआ पार्ट कवर कर देता हूँ और इस पार्ट को उस पार्ट से कनेक्ट भी करूंगा, तो कुछ टाइम उसमें जाएगा। तो इस लेक्चर को मैं यहीं रोक रहा हूँ इस वजह। अभी गुडविल खत्म नहीं हुआ, इसके बाद एक पार्ट और आएगा, उसको भी कंसिडर कर लेना। बस ये 2 पार्ट देखोगे तुम्हारा पूरा काम हो गया गुडविल को लेके। फिर तुम सारे क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर पाओगे मुझे क्या करना है। एक आध एग्जांपल देके भी मैं समझाऊंगा अगले पार्ट में कि गुडविल की एंट्री ऐसे हो जाएगी। राइट। थैंक यू।